वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे थे भारतीय समाजशास्त्र की, जिसके अंदर इंग्लिश मीडियम की एक बेहतरीन क्लास मैंने आपको दी थी। कुछ कॉन्सेप्ट भारतीय समाजशास्त्र से ही रिलेटेड है यहाँ पर, जिनमें हम बात करेंगे टॉप 5 टॉपिक्स की। जब भी भारतीय समाज को समझने की बात आती है तो कुछ ऐसी आप कह सकते हैं फिलोसफी हैं जो कि महात्मा गांधी ने दी थी, जो समाज में अप्लाई होती है, लोगों के व्यवहार पर अप्लाई होती हैं, और उन्हीं से रिलेटेड ढेर सारे टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। जिनमें सबसे पहले महात्मा गांधी के दर्शन के दो प्रमुख बिंदुओं को समझेंगे। एक है सत्याग्रह, तो दूसरा है आपका अहिंसा। सत्याग्रह और अहिंसा की बात करेंगे, ये दोनों ही महात्मा गांधी की फिलोसफी के महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं दोस्त। इसके अलावा भारत में बहुलता का क्या मतलब है और सांस्कृतिक समायोजन का मतलब क्या है। भाई, बहुलता का सीधा मतलब होता है विविधता। भारतीय समाज में धर्म में, जाति में, मजहब में, भाषाई तौर पर, सांस्कृतिक पहचान के तौर पर, जातीय जनजातीय तौर पर आपको अनेक विविधताएं देखने के लिए मिल सकती हैं दोस्त, जो कि एक जायज सी चीज है। लेकिन इतनी विविधताओं के बावजूद भारतीय समाज में सभी को समायोजित कर दिया गया है। इसे हम कहते हैं सांस्कृतिक समायोजन। इसकी बात करेंगे। भारत में जनजातियों की पृष्ठभूमि क्या है और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या है, ये दोनों ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं। लेकिन भारत में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी का क्या योगदान है, जो कि आप सभी को पता है। भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से हमने क्या किए हैं, डीपीएसपी आपके लिए दोस्त उठाए हैं। तो यही चीजें आपको क्या करनी है, यहां पर पढ़नी है, समझनी है और चीजों को टारगेट करके चलना है। बताइए, क्या आप में से किसी को भी यहां तक समस्या या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है दोस्त? चलिए आगे चलें और चीजों को समझने की कोशिश हम यहां पर करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा की बात की थी। उनकी राजनीति का तरीका भी यही था और उनके जीवन की धारणा भी यही थी, और इन्हीं दो मुद्दों को बेस पर उन्होंने भारत को आजाद भी कराया। उनका मानना था कि परिवर्तन कभी भी हिंसा से नहीं आ सकता। शांतिपूर्ण नैतिक रूप से सत्य का आग्रह करके, नॉन वायलेंस तरीके से ही हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं और आजादी किसी देश की हासिल कर सकते हैं। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के प्रति क्या करना, आग्रह करना। आग्रह बोले तो अपील। अपील को आप अनुग्रह भी कह सकते हैं दोस्तों। अनुग्रह समझते हो मतलब क्या है? अनुग्रह का सीधा मतलब ये है दोस्तों, किसी से कहना, कुछ करने के लिए कहना। जैसे सत्य के लिए आग्रह करना, आग्रह मतलब एक तरीके से अपील करना कि प्लीज ये काम हमारे लिए कर दीजिए। जैसे हमने सत्य के लिए आग्रह किया था, सत्य ये था कि भारत पर हमारा अधिकार है, हम एक संप्रभु देश चाहते हैं, तो आप हमारा देश छोड़ दीजिए। इसी सत्य के लिए आग्रह किया जा रहा था आजादी की लड़ाई में। और अहिंसा का मतलब होता है कि हिंसा ना करना, या फिर अहिंसा, ना किसी को चोट पहुंचाना। किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, सत्य के लिए लड़ाई करनी है। ये सत्याग्रह और अहिंसा ही महात्मा गांधी के जीवन के परम सत्य रहे हैं। यदि सत्याग्रह की बात करें तो इसका मतलब सिर्फ होता है गैर अहिंसक तौर पर, गैर हिंसक तौर पर क्या करना दोस्तों, लड़ाई करना, सत्य को खोजना और दूसरों के दिलों में स्थापित करने का प्रयास करना। गांधी यही करते थे। उनके संघर्ष का तरीका ही यह था कि कभी भी हमें फिजिकल वायलेंस नहीं करनी है, हमें अन्याय का सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, विरोध करना है, शांतिपूर्ण तरीके से, हड़ताल करके, है ना, वैचारिक तौर पर किसी के साथ आप कहेंगे असहयोग करके हम क्या कर सकते हैं, लोगों के साथ आप एक तरीके से मान के चलिए, जो इन्होंने किया भी था, असहयोग करना एक सही तरीका हो सकता है। बिना लड़े हम उनका क्या कर सकते हैं, असहयोग कर सकते हैं। इसी के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी चलाया था। इससे भारतीय समाज पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा था इन दोनों विचारधाराओं के कारण, इसलिए इन भारतीय समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में देखा जाता है। मुझे लगता है यहां तक दोनों बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी। आगे देखिए, सत्याग्रह के सिद्धांत में महत्वपूर्ण बात क्या है? सत्य की लड़ाई करना, अहिंसात्मक रहना है, आत्म बलिदान। आत्म बलिदान का मतलब क्या है दोस्तों? अपने जीवन का बलिदान भी कई बार देना पड़ जाता जब हम सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। याद कीजिए आजादी से पहले चंद्रशेखर आजाद को आप, है ना, सुभाष चंद्र बोस को। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का, अपनी आप कह सकते हैं आत्मा का बलिदान दिया। रीजन क्या था दोस्त? सिर्फ और सिर्फ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, है ना। इसके अलावा न्याय का एहसास। जब तक आपको यह फील नहीं होगा कि न्याय क्या है दोस्त और अन्याय क्या है, तब तक आप सत्य को नहीं पहचान सकते। क्योंकि जो अन्यायपूर्ण है उसी को ही जानना, अन्याय को जानना ही क्या कहलाता है? आप कहेंगे अन्याय को जानना ही सत्य की खोज कहलाता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, अन्याय को जानना ही सत्य की खोज कहलाता है, और यही एहसास आपको याद रखना है। अहिंसा की बात करते हैं। गांधी के लिए अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचने का तरीका नहीं था। गांधी ये कहते हैं
कि अहिंसा का मतलब सिर्फ क्या है दोस्त, आप मान के चलिए कि जैसे हम सोचते हैं अहिंसा का मतलब हथियार ना उठाना, लेकिन अहिंसा सिर्फ हथियार ना उठाने की स्थिति नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने का एक तरीका है, जहां पर हम हमेशा लड़ने पर तो जोर देना ही देना नहीं है, साथ साथ जोर देना है प्यार पर, दया पर और दूसरों को समझने पर, है ना। मतलब क्या है, हम सोचते हैं अहिंसा का मतलब है हिंसा ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, लेकिन ना करना कोई भी चीज रिजल्ट नहीं देती, बल्कि करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। करना है क्या, दूसरों के साथ प्रेम भाव, दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत, दया भाव, दूसरों के प्रति अपनापन, ये भी अहिंसा के ही फैक्टर हैं। भारत में बहुलता और संस्कृति के समायोजन की बात करें तो आप देखिए भारत एक, यही शब्द काफी होंगे आपके लिए, भारत एक बहुधार्मिक देश है, बहुजातीय देश है, बहुभाषाई देश है और बहुसांस्कृतिक देश है। ये जितने ज्यादा बहु शब्द लगे हुए हैं दोस्तों, ये बहु वो वाली नहीं है जो आप घर परिवार में सोच रहे हैं, वो वाली बहु नहीं, बहु मतलब बहुत सारी। भारत में आप देखेंगे धर्म ढेर सारे हैं, भारत में जातियां ढेर सारी हैं, भाषाएं लगभग 22 भाषाएं तो ऐसी हैं जिनको हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें मान्यता ही दी गई है, और 1600 के आसपास बोलियां, 2000 ही मान लीजिए, 2000 बोलियों के आसपास भारत में बोली जाती हैं। धार्मिक विविधता की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो आपको देखने के लिए मिलेंगे, साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी, यहूदी, ये सभी धर्म भारत में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो 22 भाषाएं ऐसी हैं जो भारत में नॉर्मली आपको मान्यता प्राप्त बोली देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा राजनीतिक समायोजन भारत में बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि आप देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां पर सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए भारत हमेशा कहता है सर्वधर्म समभाव की भावना। इसके अलावा सामाजिक समन्वय बहुत अच्छा है, जैसे कि आपने एक नाटक देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप कहेंगे बिल्कुल सर हमने देखा है, तो आप मुझे बताइए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि वहां पर हर परिवार एक डिफरेंट कल्चर से क्या है आप कह सकते हैं डिनोट करता है। कोई पंजाबी संस्कृति को दिखाता है, सिख समुदाय की संस्कृति, कोई गुजराती को दिखाता है, कोई आप देखिए दक्षिण भारत की संस्कृति को दिखा रहा है उस नाटक में, लेकिन फिर भी सभी एक साथ मिलकर एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं। ये क्या है आप कहेंगे विविधता में एकता का प्रतीक है। तो ये था भारत की विविधता और किस तरीके सांस्कृतिक रूप से लोग समायोजित होकर रह रहे हैं। भारत की जनजातीय प्रोफाइल की बात करें तो आप देखेंगे भारत में लगभग 700 से अधिक जनजातियां पाई जाती हैं दोस्तों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाई जाती हैं, और एसटी को आपको पता है भारत की टोटल पॉपुलेशन में लगभग 8%, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग लगभग आप देखेंगे 8% है ना जनजातीय लोग भारत में रहते हैं, जिन्हें हम शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। इन्हें आरक्षण भी भारतीय संविधान में दिया गया है। प्रमुख जनजातियों में आप देखेंगे गोंड है, संथाल है, इसे ठीक कर लेना दोस्तों, संथाल जनजाति है आपकी, भील है, या फिर आप कहेंगे नोमाडिक जनजाति है। यदि गोंड जनजाति की बात करें तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी। संथाल जनजाति मेजरली तो बंगाल में, इसके आसपास के इलाकों में भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। भील जनजाति प्रमुख रूप से आपको राजस्थान में मिलेगी। राजस्थान में कुछ और जनजाति जैसे कि आपको देखने के लिए मिल सकती है मीणा जनजाति। ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में है, इसके अलावा यदि आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में, तो वहां मिजोरम में आपको मिजो जनजाति और नागालैंड में आपको नागा जनजाति देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा बोडो जो जनजाति है वो भी वहां पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो जनजातियों से भरा पूरा रहा है हमारा देश हमेशा से। भाषाई विविधता की बात करें तो आपको पता है हर जनजाति की अपनी भाषाई पहचान होती है, जो उसकी संस्कृति की या फिर सांस्कृतिक पहचान भी मानी जाती है। अधिकांश जनजातियों में ग्राम पंचायतों की तरह समाज और शासन की संरचनाएं आपको देखने के लिए मिलेगी। पारंपरिक न्याय प्रणाली को वो फॉलो करते हैं, क्योंकि जनजातीय लोग बहुत ज्यादा परंपराओं को महत्व देते हैं, पर्यावरण से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, पर्यावरण मैत्री होते हैं, और आप कह सकते हैं कि इन्हें कभी कभी आदिवासी कहकर भी पुकारा जा सकता है। क्लियर? आजादी से पहले स्पेशली संथाल जनजाति जो थी, इसका संघर्ष अंग्रेजों के साथ अक्सर रहा है, तो इसलिए उस समय इन्हें आदिवासी की श्रेणी में रखा जाता था दोस्त। क्लियर? आगे चलिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका है दोस्त? यदि हम बात करें कौन कौन से आंदोलन हुए, तो यदि गांधी के नेतृत्व में जो भी महिला आंदोलन हुए उनमें आप देखिए गांधी ने जितने भी आंदोलन चलाए ऐसा कोई आंदोलन नहीं था जहां महिला शामिल ना हो। इवन खुद आप देखेंगे कस्तूरबा गांधी, है ना, नाम तो आपने सुना ही होगा, कस्तूरबा गांधी भी आंदोलनों में शामिल थी। जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में महिलाओं ने नमक आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, चंपारण आंदोलन, इन सभी में महिलाओं ने भाग लिया। कौन कौन सी महिलाएं प्रमुख हैं? सबसे पहले आप याद रखिए सरोजनी नायडू, जो कि आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी,
कमला नेहरू और लक्ष्मी सहगल। ये सभी महत्वपूर्ण महिलाएं हैं जो आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा कुछ सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभा रही हैं जो चाहती हैं समाज में महिलाओं की स्थिति सुधरे, सामाजिक सुधार हो। उनमें कौन सी महिलाएं हैं? अरुणा आसफ अली है जिन्होंने दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा आप देखिए भूमिगत रेडियो स्टेशन बनाने के लिए उषा मेहता का भी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर रहा है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी आपको हुई होगी। कई महिलाओं ने हथियार भी उठाए, ब्रिटिश शासन के खिलाफ काम भी किया, जैसे लक्ष्मी सहगल है दोस्त, ये महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिलाओं का संगठन, सामाजिक सुधार आंदोलनों में जैसे कि आपने सुना ही होगा सावित्रीबाई फुले के बारे में, है ना, जिन्होंने क्या किया था, महिलाओं के लिए शिक्षा की बात की थी और आप कह सकते हैं महिलाओं की स्थिति को सुधारने की बात की थी। ये सभी महिलाएं हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। इनमें से आप 4-5 नाम याद कर लेना और चीज़ों को आप बनाकर वहाँ पे लिख सकते हैं। बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने आपको बताया था संविधान के अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक आपको देखने के लिए मिलेंगे भाग 4 के अंदर। इनको हमने आयरलैंड के संविधान से उठाया और जिस तरीके से आप देखिए मोरल ड्यूटीज वर्क करती हैं किसी भी सिटीजन के लिए, जैसे हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, चाहे हम माने ना माने हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक उसी तरीके से ये सरकार के मौलिक कर्तव्य होते हैं जो सरकार के सिर्फ और सिर्फ नीति निर्माण में मार्गदर्शन के लिए बनाए जाते हैं कि सरकार पॉलिसी किस बेस पर बनाएगी, डीपीएसपी के बेस पर बना सकती है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या होती है भाई, सबसे पहला जो नैतिक सिद्धांत है हमारा वो है सामाजिक न्याय। सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो क्या करे, लोगों को न्याय प्रदान करे। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक असमानता समाप्त हो, अमीर गरीब का अंतर समाप्त हो और समाज में आर्थिक न्याय हो। बच्चों को शिक्षा का अवसर मिले। आपको पता है 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज नाउ अ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसके अकॉर्डिंग हर बच्चे को आपको 6 से मिनिमम 6 एज और मैक्सिमम 14 साल तक आपको क्या करना है, उसे शिक्षा देनी ही देनी है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम कराना बाल मजदूरी की श्रेणी में अब आ गया है। ये आपको धारा 45 में देखने के लिए मिलेगा। किसकी? आप कह सकते हैं राज्य नीतिशास्त्र सिद्धांत की। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की बात कही जाती है, जहां पर कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मिनिमम हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। साथ साथ कुछ श्रमिक अधिकार हैं जो कि धारा 43 में, जहां पर उनको काम की बेहतर स्थिति, समान वेतन जैसी बातें भी की जाती हैं। इसके अलावा विकास हो, न्याय हो, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो, इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है और फिर पॉलिसीज बनानी है। दैट इज वाई ये कही जाती है क्या, राज्य की नीतियों का निर्देशन करने वाले कुछ सिद्धांत, कि किसी भी देश की सरकार को किस तरीके से पॉलिसीज बनानी है। कोई तो डायरेक्शन दे, कोई तो हमें बताए कि पॉलिसी किस बेस पर होनी चाहिए। क्या पॉलिसी सिर्फ सरकार के लाभ के लिए होनी चाहिए, जनता के लाभ के लिए होनी चाहिए? तो आप कहेंगे सर जनता के लाभ के लिए होनी चाहिए। और ये बात सरकार को बताता कौन है? तो आप कहेंगे सर ये बात सरकार को बताता है सिर्फ और सिर्फ कौन? आप कहेंगे संविधान और संविधान का डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट। तो ये एक महामैराथन क्लास के तौर पर मैंने आपको टॉप 5 टॉपिक्स यहाँ पर समझाए हैं। यदि आपको लगता है कि इसे डिटेल में हमें समझना है तो आप हमारे एजुचक्र एप्लीकेशन पर आ सकते हैं और आप गेस्ट पेपर भी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपके आंसर्स मिल जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।